बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 19 कंप्लीट करने के बाद हमने फर्स्ट 12 शॉर्ट क्वेश्चंस को अभी तक डिस्कस किया है। आज हम नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन मजीद डिस्कस करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विल ब्राइट लाइट इजेक्ट more electrons from a metal surface than dimmer light of the same color। इसका मतलब यह है कि आपको एक डिमर और एक ब्राइटर लाइट दी गई है, लेकिन कलर सेम होने का मतलब यह हुआ कि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट्स हैं। तो पहले डियर स्टूडेंट देखते हैं कि डिमर और ब्राइटर लाइट में क्या फर्क है। आपके पास दो टॉर्च हैं, टॉर्च 1 एंड टॉर्च 2, दोनों सेम कलर्स की फ्रीक्वेंसीज को एमिट करती हैं। टॉर्च 1 इस वक्त आपको डिमर लाइट दे रही है एज कंपेयर टू टॉर्च नंबर 2। अब इसमें फर्क क्या है? डिमर लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होते हैं और जो ब्राइटर लाइट है उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होते हैं। अब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि अगर किसी मेटल सरफेस पर लाइट फॉल करती है तो उस लाइट की फोटॉन्स की एनर्जी की वजह से आपके मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। सो हम कंसिडर करते हैं कि एक मेटल सरफेस है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले हम इस मेटल सरफेस पर डिमर लाइट फॉल करते हैं। डिमर लाइट में क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है, सो डियर स्टूडेंट आपने देखा कि डिमर लाइट ने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाए वो भी कम थे। अगर 3 फोटॉन्स हिट करते हैं डिमर लाइट के तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ही रिमूव होंगे। अगर आपके पास ब्राइटर लाइट है तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स एज कंपेयर टू डिमर लाइट ज्यादा हैं, तो जैसे ही ब्राइटर लाइट ने मेटल सरफेस को हिट किया तो इमिट होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ब्राइटर लाइट की इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स बहुत ही ज्यादा होती है, सो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा इजेक्ट करती है। सो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट का जो डायरेक्ट आंसर बनेगा वो तो बनेगा यस, क्योंकि हमने अभी देखा कि ब्राइट लाइट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को लिख लेते हैं। सो आपने पहले तो इसका आंसर लिखना है यस, ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स from a metal surface than dimmer light of the same color। अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted from a metal surface depends on the intensity, which means brightness. So bright light has greater intensity, so more electrons are emitted.
सो डियर स्टूडेंट, ये तो था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विल हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन लो फ्रीक्वेंसी। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन का ही उलट क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लाइट की इंटेंसिटी को डिफरेंट लिया था और फ्रीक्वेंसी को सेम लिया था। इस क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट कर दिया है। ऑब्वियसली हम फिर इंटेंसिटी को सेम रखकर देखेंगे। अगर आपके पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, लेट्स सपोज ग्रीन एंड ब्लू, आप जानते हैं कि ग्रीन की वेवलेंथ एज कंपेयर टू ब्लू कलर वेवलेंथ ज्यादा है। सो अगर आप एनर्जी का कंपैरिजन करें तो ब्लू जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर है, सो हायर फ्रीक्वेंसी हैज हायर एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ ब्लू कलर ग्रीन कलर से ज्यादा हो जाएगी। सो अब हम इन दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाली लाइट को जो कि सेम इंटेंसिटी कैरी करेगी उसे हम मेटल सरफेस पर फॉल करते हैं। लेट्स सपोज पहले आपने ग्रीन कलर की लाइट को फॉल किया जिसके पास थे 5 फोटॉन्स। अब ये ग्रीन कलर की लाइट जब मेटल सरफेस पर फॉल करेगी तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएगी। और अगर हम हाई एनर्जी बीम यूज करें ब्लू कलर की और उसमें भी हम 5 ही फोटॉन्स यूज करें तो ये 5 फोटॉन्स अगेन 5 ही इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएगी। ये नहीं होता कि अगर ब्लू के पास एनर्जी ज्यादा है तो ये ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो मेटल से रिमूव होता है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो चाहे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, सो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सिर्फ इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर नहीं बढ़ेगा। सो अगर इस केस में जो कि हमने ग्रीन और ब्लू कलर का लिया, अगर हम ये कहें कि किस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो हम ये कहेंगे कि ब्लू कलर से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रीन कलर। लेकिन क्योंकि दोनों वेव्स की हमने सेम इंटेंसिटी यूज की है, सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इजेक्ट होगा। सो क्वेश्चन ये था कि विल हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर होगा नो। नो, हायर एंड लोअर frequency light will eject same number of electrons। इसको जब आपने एक्सप्लेनेशन में लिखना है तो उसमें भी ऑलमोस्ट जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पैटर्न था वही पैटर्न आप यहां पर भी फॉलो करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted depends on intensity of light, not on the frequency of light. Only higher frequency light can produce higher kinetic energy electrons.
मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि सिर्फ आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी, हायर एनर्जी वाली लाइट ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगी, लेकिन उनके नंबर में बिल्कुल फ़र्क नहीं होगा। अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। डियर स्टूडेंट 15 क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हेन लाइट शाइन ऑन अ सरफेस इज मोमेंटम ट्रांसफर टू द मेटल सरफेस। ये क्वेश्चन बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड है, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर हमेशा तब होता है जब कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है। आपने बिलियर्ड बॉल की एग्जाम्पल तो सुनी होगी, जिसमें अगर कोई एक बॉल स्टैटिक बॉल के साथ जाकर कोलाइड करती है तो वो अपना टोटल मोमेंटम उस स्टैटिक बॉल में ट्रांसफर कर देती है और खुद रेस्ट पर आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करता है तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है। सो अगर हम लाइट की पार्टिकल नेचर लें तो फोटोन भी एक पार्टिकल ही है। सो जब ये फोटोन मेटल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन पर जाकर स्ट्राइक करता है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटोन खुद कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से रिमूव करवा देता है। इस केस में फोटोन अपना होल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल है कि जब फोटोन किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करे तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी, सारे का सारा मोमेंटम उसमें ट्रांसफर कर दे, और इसकी डिटेल आप पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सो डियर स्टूडेंट, इसके आंसर में जब आप लिखेंगे तो आप यही स्टार्ट करेंगे कि यस, व्हेन लाइट शाइन on a surface momentum is transferred. और इसकी जब आपने एक्सप्लेनेशन लेनी है तो आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो आपने आइंस्टाइन का पार्टिकल बिहेवियर थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोन बिहेव्स एज अ particle so when photon strikes an electron in a metal surface, it will transfer both energy and momentum to electron। और आप इसकी एग्जाम्पल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, दिस मोमेंटम ट्रांसफर is observed in photoelectric effect. In photoelectric effect. So dear student, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं।
डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाई रेड लाइट इज यूज्ड इन अ फोटोग्राफिक डार्क रूम व्हेन डेवलपिंग फिल्म्स बट नॉट ब्लू और वाइट लाइट। डियर स्टूडेंट, आजकल आप डिजिटल कैमराज यूज करते हैं या मोबाइल फोन यूज करते हैं पिक्चर्स लेने के लिए, लेकिन आज से पहले जो कैमरा यूज किया जाता था उसमें पिक्चर्स लेने के लिए फोटोग्राफिक फिल्म यूज की जाती थी, और इस फोटोग्राफिक फिल्म को जब डेवलप किया जाता था तो इसके लिए डार्क रूम में डेवलपिंग का प्रोसेस किया जाता था। लेकिन डार्क रूम में ऑब्वियसली हमें चीज़ें देखनी भी हैं, तो चीज़ें देखने के लिए हम जो लाइट यूज़ करते हैं वो लो एनर्जी लाइट होनी चाहिए। सो लो एनर्जी लाइट क्यों होनी चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि अगर हम हाई एनर्जी लाइट यूज़ करेंगे तो फोटोग्राफिक फिल्म का मटेरियल बहुत ही सेंसिटिव होता है, जिससे उसमें ली गई पिक्चर्स डैमेज हो सकती हैं। सो हमें वो लाइट यूज़ करनी है जिससे हम चीज़ों को जस्ट देख भी सकें और आपकी फोटोग्राफिक फिल्म भी डैमेज ना हो। सो जब विजिबल स्पेक्ट्रम को देखा गया तो विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे लो एनर्जी वाली लाइट है रेड लाइट, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, सो एनर्जी भी कम होगी। सो एनर्जी कम होने की वजह से ये जो फोटोग्राफिक फिल्म पर डैमेज कॉज करेगी वो बहुत ही कम होगा। अगर हम रेड की जगह ब्लू या वाइट लाइट यूज करें तो ये दोनों बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी वाली बीम्स हैं। सो ये फोटोग्राफिक फिल्म के मटेरियल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी और आपकी पिक्चर्स को डैमेज करेंगी। सो डियर स्टूडेंट, इसलिए रेड लाइट को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का है कि इसका येस या नो में तो आंसर हो नहीं सकता। सो इसको आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन की हेडिंग से ही स्टार्ट करेंगे। सो एक्सप्लेनेशन में आप सिंपली लाइट की एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज के कंपैरिजन को लिखेंगे। स्टार्ट में आप लिखेंगे रेड लाइट हैज less frequency, so from equation E is equal to HF, red light has less energy as compared to blue or white light. So, photographic film is less affected by red light. सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 16 और अब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फोटोन A has twice the energy of photon B. What is the ratio of the momentum of A to that of B? इस क्वेश्चन में आपको इनिशियली ये बताया गया है कि आपके पास दो फोटॉन्स हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक फोटोन A है, दूसरा फोटोन B है। इनमें से फोटोन A की एनर्जी फोटोन B के कंपैरेटिवली डबल है। सो पहले हम ये गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। सो आपको गिवन ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन energy of photon A is double as compared to energy of photon B. ये तो गिवन है और उसने कहा कि अगर ये कंडीशन है तो बताएं कि रेशो ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए टू दैट ऑफ B क्या होगा। रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी जो चीज़ आपसे डिमांड की गई है वो ये है कि रेशो ऑफ मोमेंटम ऑफ A टू B क्या बनेगी अगर एनर्जी ऑफ A एंड B ये रिलेशनशिप रखती है।
अगर आपने एनर्जी से मोमेंटम की तरफ आना है तो फिर आपको उस इक्वेशन का पता होना चाहिए जो एनर्जी और मोमेंटम को आपस में लिंक करती है। हम उस इक्वेशन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं यहाँ उसको थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स के एडिशन के साथ लिखूंगी। आप लिखेंगे एज वी नो E इज इक्वल टू mc²। अगर इसमें आप c को स्प्लिट करें तो ये mc बनेगा। इसमें से ये टर्म है mass into velocity, और आप जानते हैं कि mass into velocity प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। m into c हो गया मोमेंटम और साथ ये c रिमेनिंग फैक्टर होगा। इस सारी डेरिवेशन से आपको पता चला कि E इज इक्वल टू pc। अब इसमें आपके पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों टर्म्स हैं। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और इक्वेशन 1 से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इन दिस फॉर्म। आप लिखेंगे फॉर फोटॉन ए, E a इस इक्वेशन को PAC, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन हमने फोटॉन ए के लिए जब लिखी तो ये कुछ इस तरह लिखी जाएगी। सिमिलरली फॉर फोटॉन बी आपके पास यही इक्वेशन EB इज इक्वल टू PB और C आ जाएगा। आपके पास जो गिवन कंडीशन थी वो थी एनर्जी ऑफ A इज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ B। आप ये EA की वैल्यू और EB की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो इक्वेशन 1 से आपको क्या पता चलेगा, EA को आपने रिप्लेस कर दिया PAC से, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स EB और EB की वैल्यू है PBC। इसमें से ये C और C कैंसिल हो गया तो आपके पास इक्वेशन बनी PA इज इक्वल टू 2PB, और इसको अगर मैं रेशो की फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा PA डिवाइडेड बाय PB, इट इज इक्वल टू 2। तो आपने देखा कि रेशो ऑफ फोटॉन A मोमेंटम टू फोटॉन B मोमेंटम इज इक्वल टू 2, जिसका मतलब यह है कि वो फोटॉन जिसकी एनर्जी दूसरे फोटॉन के कंपैरेटिवली डबल थी उसका मोमेंटम भी दूसरे के कंपैरेटिवली फिर डबल ही होगा। जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया वो अब आप आंसर में लिखेंगे तो आपका आंसर बनेगा कि रेशियो ऑफ फोटॉन मोमेंटम A टू फोटॉन मोमेंटम B इज 2। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।